इसके बाद आपके पास देखो संविधान में स्वतंत्र निरपेक्ष चुनाव सुनिश्चित, एक ये स्वतंत्र, और ये देखो ये जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस लास्ट ईयर आपके सामने जो था, लास्ट ईयर ये स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव आया है, जो आप यहाँ से स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव आया हुआ है। इस बार तो ये आया था, बट इस बार आप ये करके देखो, ये आपके पेपर में आएगा ही। नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 11th में जो आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर है, तो मेरे भाई बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊं विद सॉल्यूशंस आपके सामने हिंदी मीडियम में होगा ये वीडियो, आपके एक एक क्वेश्चंस मिलता हुआ आएगा मेरे भाई, समझ गए। जिस तरह से इंग्लिश का पेपर आपका पूरा पूरा आया था अपने वीडियो से, उसी तरीके से इससे भी आएगा। अगर आप 80 में 80 से करना चाहते हो, बस इस वीडियो कंप्लीट देखना, एट द एंड देखना, और जितने भी क्वेश्चंस लगा रखा है ये सारे क्वेश्चंस आप आंसर्स के सॉल्यूशंस कर लो, आपके पूरे बेड़ा पार हो जाएगा। तो मेरे भाई शुरू कर दे बिना किसी देरी के। तो बस आप लोग बने रहना, दोनों बुक कंप्लीट है इसके अंदर में, बस एक ही चीज याद रखना, पूरा देखना मेरे भाई, जबकि बाद आप पूरा गेम बना दोगे। आपके सामने सबसे पहला सिनेरियो आता है कि जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स कितने नंबर का रिपीट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे भाई, आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर भारतीय संविधान के अधिकार, चुनाव प्रतिनिधित्व, ये करना है। और संविधान क्यों कैसे, ये टोटल आपके 8 नंबर का है। ये अकेला चैप्टर आपके 6 नंबर का है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये 12 नंबर का है। संघवाद से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये 6 नंबर का है। स्थानीय शासन 4 नंबर का है, यहां से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। संविधान, ये दोनों तो भाई कोई बात नहीं, अगर ना भी करोगे फिर भी चलेगा, समझे। तो शुरू करते हैं भाई। आपके सामने ये जो तगड़ा सा रामबाण है, ये देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है मेरे भाई। देखो मैं धीरे धीरे सारी चीजें करवा देता हूं यहां से, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बना, यहां से आपके सामने क्वेश्चंस आना शुरू हुआ है। देखो दोस्त, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से सुनते जाना भाई। क्वेश्चंस है संविधान की आवश्यकता क्या है, समझाए। आपको क्वेश्चन पहला पूछ रहा है संविधान की आवश्यकता क्या है, इसे समझाए। अगर मान लो 3 नंबर में आया, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आया, तो आपको क्या लिखना है, तो समझो मेरे भाई, संविधान की आवश्यकता की बात कर रहा है कि प्रत्येक राज्य अपना एक संविधान होता है, प्रत्येक राज्य का अपना एक संविधान होता है। जैसे जेलेनिक का कहना है कि संविधान, ये जेलेनिक जो था ना, जेलेनिक एक आपका फिलोसोफर था, संविधान के बिना राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन होता है। संविधान उन नियमों का समूह है जो राज्य को संबंधित होते हैं, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रचना करते हैं, शक्तियों, कार्यों, उन पर लगी सीमाओं और उसके संबंधों और नागरिक अधिकारों को आदि संख्या करते हैं। संविधान के बिना समाज में व्यवस्था की आशा की नहीं जा सकती और सरकार सुचारू रूप से संचालित न होकर अनिश्चित और अजागरूकता और मनमानी का वातावरण पैदा कर देगी। अगर मान लो संविधान नहीं होगा, तो बिना संविधान के आप क्या क्या चीज लिख सकते हो कि अगर हमारे देश में अगर संविधान नहीं हुआ तो कोई भी राज्य हो, कोई भी मतलब छोटे मोटे शहर हो, वो कंप्लीट रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, कोई भी सरकार होगी अपनी मनमानी करेगी। ये आपके सामने सारा आंसर है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, बना के लिख देना, पूरा सेट हो जाएगा। ये आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन, संविधान की आवश्यकता। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझे दोस्त। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है, ये तो मेरे भाई आप यहां से पक्का ही समझो कि आपके क्वेश्चंस बनना ही बनना है, 110% बनना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो विभिन्न देशों से संविधान के जो हमने प्रावधान लिए हैं क्या है, चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाए या आपके 1 नंबर में। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की जीत का फैसला, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आएगा। सरकार का संसदीय प्रणाली, ये भी आपके बड़े क्वेश्चन है। कानून के शासन का विचार, विधायिका के असमक्ष का पद, उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, ये सारी चीजें हमने किससे लिया है, ये ब्रिटिश से लिया है। तो पॉइंट याद रखते जाना। फिर फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, और आप ये कह सकते हो ये कौन से जो अमेंडमेंट हुए थे उसमें ये सारी चीजें जोड़ी गई थी, आप लोग बता सकते हो। आयरलैंड के संविधान थे राज्य के नीति निर्देश तत्व, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। कनाडा के संविधान से ये अर्ध संज्ञात्मक सरकार लिया गया था, इस पे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनेंगे दोस्त, समझे। फिर आपके संज्ञात्मक व्यवस्था और अशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया था, और ये आपके पास न्यायिक पुनर्लोकन ली गई थी, शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कभी भी अगर न्यायपालिका की बात करो तो न्यायपालिका का जितना भी कंसेप्ट है हमने अमेरिका से लिया है, दिल दिमाग में बैठा लेना दोस्त। तो यहां से आपके एमसीक्यू बन जाएगा। तो अभी मुझे आप लोग कमेंट करता हूं, ये जो हमारे पास टोटल जो है, ये टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं, अभी ऑप्शन दे देता हूं, 5, 6, 7, 8। आप लोग भाई कमेंट करके जरूर बताना।
चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक मेरे भाई, ये हो गया आपके सामने और पूरा सब कुछ आ गया। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन है, अगला जो टॉपिक बनता है आपके सामने, ये क्वेश्चन कह सकते हो सार्वभौमिक मताधिकार। ये क्या है सार्वभौमिक मताधिकार? आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो तो ध्यान से सुनो मेरे भाई। ये सार्वभौमिक मताधिकार में क्या रहा है, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक सुनिश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार। क्या एज आप लोग कमेंट करके बता सकते हो? तो चलो आप लोग कमेंट करके बता दो। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कठोर और लचीले का संविधानों का मिश्रण है, स्पष्ट कीजिए। आप जानते हो कि जो भारत का संविधान है ये आपके कठोर भी है और लचीले भी है। ये क्यों है, किस तरीके से? चाहे दोनों दिन में पेपर होगा भाई, कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन ये टकराएगा, तो दिल दिमाग में बैठा लो, यहाँ पे क्वेश्चन यही बनेगा दोस्त। चलो इसे भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के संविधान कठोर और लचीले संविधानों का मिश्रण है। संविधान कुछ धाराओं को संसद के दोनों सदनों में धारण बहुमत से प्रस्ताव पास करने संशोधित किया जा सकता है, जैसे कि राज्य के नाम बदलना, राज्यों के सीमाओं परिवर्तन करना। संविधान का अधिकतर धाराओं में संशोधन के संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत प्रस्ताव होना आवश्यक है, जो एक कठोर प्रक्रिया है। अगर मान लो किसी भी तरीके से कोई राज्य का नाम चेंज कर रहे हो, वो भी हमारे संविधान के प्रोसीजर होना चाहिए। जब तक संसद में ये चीजें क्लियरिटी नहीं आएगी, संसद के दोनों हाउस में क्लियरिटी नहीं आएगी, लोकसभा राज्यसभा में जब तक कुछ भी क्लियरिटी नहीं बनेगी, और वो भी 2/3 मतलब कि दोनों मत में अगर आपको 2/3 बहुमत होनी चाहिए जब कोई भी चीज चेंज होता है। ये कितना बड़ा काम है, ये चीज देख रहे हो यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि संविधान में चेंज नहीं होता है, चेंज होता है। इसीलिए बोला गया है अगर हमारी मेजोरिटी है, अगर हमारी सहमति है, तो वो कंप्लीट चीजों को चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं है। इसीलिए लचीला बोला, फ्लेक्सिबल बोला है और कठोर बोला है। गॉट इट नंबर भाई। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है अति महत्वपूर्ण धाराओं जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, फिर केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा और बदलने के लिए संसद को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्राप्त होता है। ये कभी कभी आपके एमसीक्यू में भी आ जाता है। प्रस्ताव होने के बाद उस राज्यों की सहमति का होना आवश्यक है। तो मेरे भाई उस राज्य का सहमति का भी होना आवश्यक है। जटिल प्रक्रिया है, आप जानते हो। सपोज करो दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में सभी 2/3 बहुमत पास कर दी, बट वो राज्य अपने नाम चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी ये चेंज नहीं होगा दोस्त, समझे? तो ये संविधान का कठोर और लचीला भी कहलाता है। तो ये मेरे भाई आप समझे। अगर आप ऐसा आंसर लिख के आओगे तो भाई एग्जामिनर की औकात नहीं कि आपके नंबर काट ले, बट आपको लिखना आना चाहिए, समझे मेरे भाई? तो क्लास 12th में तो आ जाओ, फिर तो 90+ के डंका बजा देंगे, आप टेंशन मत लो। एक ही हो गया। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन जो आपके व्यवस्थित ढंग से है। संविधान सभा, देखो भारत का संविधान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करने में कितना सफल रहा। आप जानते हो जो भारत का संविधान है, हमारा देश कैसा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक संविधान किस तरीके से काम करता है, मतलब कि सबकी राइट्स की बात की जाती है। जितना राइट्स आपके पास है उतनी राइट्स हमारे पास भी, उतनी मिलिट्री वाले के पास है, गरीब अमीर सबके पास है। तो इसीलिए कह रहा है यहाँ पे कि एक लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था में कितना सफल रहा। देखो भारतीय संविधान, ध्यान सुनते जाना दो। भारतीय संविधान द्वारा भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। यह संविधान भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने, उसका विकास करने और उससे जड़ें मजबूत करने में सफल रहा। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप ये जानते हो, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और यहाँ सभी प्रतिनिधि सभाएं वार्षिक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव, ध्यान सुना, प्रत्यक्ष चुनाव निर्वाचित हो जाती है। 1993 के स्थानीय शासन स्वशासन संस्थाओं के नियमित चुनावों और उनके स्थायी अस्तित्व के लिए संवैधानिक प्रस्तावना किए गए और लोकतांत्रिक संस्थाएं समाज में सबसे छोटे स्तर पर कार्यरत है। अब तक भारत में 14 लोकसभा चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं। इसके माध्यम से शांतिपूर्वक सत्ता परिवर्तन होता आया है। सरकार में जनता की भागीदारी बहुत अधिक है, क्योंकि मताधिकार के लिए आयु जो पहले 21 वर्ष थी अब वह घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। सभी चुनौतियों का सामना करना हुआ और भारत लोकतंत्र विकसित और मजबूत साबित हुआ। अब ये समझो मेरे भाई, समझे ना समझे? तो अगर अभी भी नहीं समझे तो भाई क्या ही करोगे। कोई भी क्वेश्चन है आपको आंसर बना के लिखना आना चाहिए। 12वीं में तो भाई इससे भी तगड़ा डंका बजवा के देंगे। 90 का 97+ जो हाईएस्ट है ना, उसको भी रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। बट आप लोग नहीं तो सब्सक्राइब करना और लाइक नहीं कर तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकता। आपको पूरे यूट्यूब पे सच बता रहा हूँ, आर्ट्स के सब्जेक्ट में अगर तगड़ा इस तरह कंटेंट दे दे तो बता देना, आप कमेंट सेक्शन के अंदर में आपको एक ऑथेंटिक चीजें यहाँ मिलेगी। 10 साल का ऑफलाइन के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसीलिए सारे क्वेश्चंस और विद सॉल्यूशंस आपको बता रहा हूँ, यहाँ से पेपर बनते हैं, समझे ना दोस्त? नेक्स्ट में आ जाऊं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
आपके सामने क्वेश्चंस जो है, ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव क्या था। आप जानते हो कैबिनेट मिशन क्या था। जितने भी ब्रिटिशर्स हमारे देश में जो भी ब्रिटिशर्स कानून पास किए, उसमें आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव। देखो दोस्त, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव निम्न प्रकार से था। पहला, प्रत्येक प्रांत मतलब एरिया होता था, छोटे छोटे कस्बे होते थे, देशी रियासत या रियातें, आप अभी पढ़ोगे 565 रियासतों समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें होनी चाहिए। जैसे मान लो SC ST सबको अलग अलग सीटें होनी चाहिए। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटना। प्रांतीय विधानसभाओं को प्रत्येक सामुदायिक सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधित्व चुनना और उसके लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण का पद्धति लागू करना। तो ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, अपने प्रतिनिधित्व, इसके लिए समानुपातिक और प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण पद्धति ये लागू करना। यहाँ से आपके बड़े क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, अभी मैं आपको आगे डिस्कस करके दूंगा। समझे मेरे भाई, ये सारे हो गया। फिर आपके सामने एक मतलब थोड़ा सा जॉन रॉल्स था, ये आपके फिलोसोफर थे। जॉन रॉल्स हो गया, ये सारे जॉन रॉल्स हो गया। बहुत पर्सन ऐसे थे जिन्होंने पॉलिटिकल के टर्म्स में बहुत सारी चीजें कही है। तो जॉन रॉल्स ने कहा था, निष्पक्ष और न्यायसंगत नियत तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता सुझाया है, उदाहरण सहित बताएं। तो याद रखना, ये जॉन रॉल्स के अनुसार निष्पक्ष और न्यायसंगत मतलब कि कोई भी इलेक्शन होता है, कुछ भी होता है, कितना निष्पक्ष होता है, किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है, उसके लिए बात करा है। तो थोड़ा सा पढ़ दो इसके बारे में। कह रहा है जॉन लॉक के निष्पक्ष और न्यायसंगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम स्वयं को ऐसी परिस्थिति में होने का कल्पना करें जहां हमें एक निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि हमें मालूम है कि उस समाज में हमारा स्थान क्या होगा। मतलब आपको पता है कि आप कैसे होंगे, लेकिन आपको अपना इमेजिनेशन रखना है कि आपकी सोसाइटी कैसी होगी। जैसे मान लो कोई एक पार्टी है या 2 पार्टी, एक्स पार्टी वाई पार्टी है, आपने कहा मुझे एक्स पार्टी को वोट नहीं देना है, वाई पार्टी को वोट देना, तो वाई पार्टी को क्यों देना है, इसके परिणाम क्या होंगे, तो वो चीजों को जॉन रॉल्स कहता है। अर्थात हम ये नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार हमें जन्म लेंगे और हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति में, धनी होंगे या गरीब, सुविधा संपन्न होंगे या असुविधा। जॉन रॉल्स तर्क देते हैं, हमें यह नहीं मालूम होगा कि हमें कौन होंगे, भविष्य में हमारे लिए कौन विकल्प खुलेगा, तब भविष्य उस समाज के नियमों का, संगठन के बारे में निर्णय का समर्थन करेंगे, वह सभी सदस्यों के लिए बेहतर होगा। रॉल्स के अनुसार अज्ञानता अवधारणा है। तो ये आपके 1 नंबर के MCQ में आप बड़े लेवल जब PG करो पॉलिटिकल साइंस से, जब भी करोगे आप बड़े लेवल नेट क्लियर करोगे तो वहां पे ये आएगा। तो जॉन रॉल्स ने क्या दिया था, अज्ञानता अवधारणा। आपको चीजें पता नहीं है बट आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, तो ये एक पॉइंट थोड़ा सा है, अगर कभी कभी फंस जाते हो तो पेपर में आ जाता है, वैसे आपके कॉलेज में तो पक्का ही दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के महत्व का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रस्तावना है, जो आप बुक खोलते हो तो देखते हो ना प्रस्तावना कितने सारे होते हैं। तो चलो इसको भी देखते हैं। कह रहे संविधान की प्रस्तावना का महत्व, संविधान में प्रस्तावना की आवश्यकता, व्यवस्था करने का अपना ही महत्व है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड आदि देशों ने संविधान में प्रस्तावना की व्यवस्था की गई है। संविधान की प्रस्तावना के महत्व का पता निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जाता है। तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। पहला कौन सी बात मेरे भाई, पहला बात है प्रस्तावना संविधान का दर्शन होती है जिस पर समस्त संविधान आधारित होता है। संविधान की प्रस्तावना न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, विद्वानों और विद्यार्थियों के लिए संविधान को समझने और व्याख्या करने में सहायता होती है। संविधान विभिन्न धाराओं को प्रस्ताव की सहायता से अधिक अच्छी प्रकार से समझाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी शब्द तथा वाक्य बड़े सोच विचार के बाद अपनाए गए, जैसे कि इसलिए कहा जाता है कि सभी प्रस्तावनों में अपना एक विशिष्ट स्थान है। यह भारतीय लोगों की भावनाओं, आकांक्षाओं और आशाओं की एक पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करती है। जब तक कोई प्रस्तावना में, जैसे हमने देखा कि हमारी प्रस्तावना में भाईचारा है, बंधुत्व है, मतलब देश में किसी भी तरह के कोई आप भेदभाव नहीं कर सकते, इतने सारे अनुच्छेद बने हुए, तो ये आप कह सकते हैं प्रस्तावना। जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फर्टर्निटी हो गया, समझे। तो ये सारी चीजें मेरे भाई आपके सामने है। फिर एक एक क्वेश्चन पे नजर डालना आपको। भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषता बताना है, तो आप तो आराम से बता दोगे इतनी सारी चीजें। हमारे भारत की विशेषता, भारत के संविधान की विशेषता, तो मुझे अभी आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि अभी एक बार आप लोग मुझे कमेंट बताओ भारत के संविधान को बनने में कंप्लीट टाइम कितना लगा था। कंप्लीट टाइम एक बताओ, कंप्लीट टाइम कितना लगा था। जो भी आप लोग कमेंट करोगे समझ आ जाएगा आप लोग के पॉलिटिकल की कितनी तैयारी हो रखी। कमेंट सभी बच्चों को चाहिए। हाँ भाई सोच रहे हो करूं ना करूं, कर दो कमेंट, समझे मेरे भाई। और प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। तो आपके सामने क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की 4 विशेषता। पहला, निर्मित व लिखित संविधान। आप जानते हो हमारा संविधान क्या है, लिखित है। भारतीय संविधान अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड,
संविधानों की भांति निर्मित संविधान है, इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया और संविधान सभा में संविधान बनाने के कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया और इससे भारत में एक निर्मित लिखित संविधान प्रदान किया गया। इस संविधान का समस्त भाग लिखित में है और उचित समझ गया है, उचित समझा गया है कि बात प्रत्येक लिखित रूप में अंकित कर दिया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार विवाद की संभावना कम से कम हो। इसलिए पहले ब्रिटेन का क्या था, वो ब्रिटेन का अलिखित संविधान था, बट भारत का सबसे पूरा वर्ल्ड में भारत का सबसे लिखित संविधान है जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। 166 मीटिंग हुए थे और यही सारी काफी सारी चीजें मेरे पास डिटेल में बताने का अब तो उतना समय नहीं है, बट आप ये सारी चीजें लिख के आना, समझे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपके सामने ये सारी चीज हो गया। अगला आपके सामने मौलिक अधिकार से एक टॉपिक है, आपको ये मौलिक अधिकार सेकंड में आ जाओ। आपके सामने मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या क्या है आप जानते हैं। अभी जो मौलिक अधिकार है आपके पास कितने टोटल मौलिक अधिकार है आप देखो। हमारे पास मौलिक कर्तव्य भी है, मौलिक अधिकार भी है ना। राइट नाउ हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है और इससे पहले कितने थे, 7 थे। एक हट गया है, राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि संपत्ति का अधिकार हट गया है और वो जो था हमारा संपत्ति का अधिकार वो अनुच्छेद 31 में था। इसीलिए भारत के संविधान का जब आप देखोगे 1 2 3 जैसे 32वें में आते हो उपचार का संविधान देखते हो, 31वां मिसिंग है। 31वां मिसिंग इसलिए क्योंकि उसके अंदर में लिखा था कि राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब संविधान के अंदर लिखा था संपत्ति का अधिकार, इसलिए 31वां क्या हुआ दोस्त, हट गया हुआ है, समझे। तो ये पॉइंट समझ आ गया। तो देखो अब इस पॉइंट को देखते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा और अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करने की मांग की थी। मोतीलाल नेहरू समिति, ध्यान रखना 1928 में, ये आपके एमसीक्यू भी बनेगा तो एक पॉइंट और अच्छे से करके जाना। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में अधिकारों का एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान निर्माण के दौरान वो संविधान में अधिकारों को सम्मिलित करने और उन्हें सुरक्षित करने की सभी सहायता थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिसे सुरक्षा प्रदान करनी थी और मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। मतलब कि मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करते, अवधारणा लेते तो सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात किसने उठाई थी, ये मोतीलाल नेहरू उस समिति ने उठाई थी जो कि 1928 में सबसे पहले किया था। और ये हमारे चचा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कौन थे, फादर साहब थे। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं यहाँ पे। फिर मौलिक अधिकार का अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कारण है कि वो संविधान में सूचीबद्ध किया गया है कि उनकी सुरक्षा के विशेष प्रावधान बनाए गए हैं और अधिकार इतने महत्वपूर्ण कि संविधान स्वयं ये सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा उनकी उल्लंघन ना किया जा सके। मतलब कि आपको राइट टू लाइफ मिले, आपको जीने का अधिकार मिले, पढ़ने का अधिकार मिले। जैसे मान लो आप 6 से, कोई भी बच्चा है 6 से 14 साल के बच्चे स्कूल में जाते, वहां पढ़ते, फ्री में एजुकेशन लेते, उनको काम वाम नहीं करवा सकते, शोषण विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। ये सारी चीजें अगर लिखित नहीं होता संविधान में दोस्त तो सोचो क्या होता, समझ रहे हो। अरे दिल दिमाग में बैठाओ मेरे भाई, पेपर को समझो, पेपर में कम नंबर भी आए कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट समझो जिससे आप आगे डंका बजा दो, समझे दोस्त। यहां तक मैं देख के लाइक नहीं किया फिर क्या ही किया दे रहा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये कह रहा है दक्षिण अफ्रीका संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। ये दक्षिण अफ्रीका आप जानते हो कि सबसे ज्यादा नेल्सन मंडेला का सबसे ज्यादा बोलबाला था। यहाँ पे आपके सामने जो अब इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, यहाँ पे मैं आपको रिट्स बताने वाला हूँ। रिट्स का टॉपिक इसके अंदर में वारंटी का, रिट्स का भाई ध्यान से सुनना। यहाँ पे रिट्स राष्ट्रीय संविधान का दर्शन। अब देखो मेरे भाई, ये जो आपके सामने पॉइंट्स आ रहे हैं मैं एक बार देख लेता हूँ उसको। हाँ भाई देखो, ये जो है आपके सामने एक रिट्स है। रिट्स कौन सा है, देखो 5 तरीके के हमारे भारत के संविधान में ये जो है 5 तरीके का रिट्स होता है, ठीक है। इसमें कंप्लीट आई नहीं, आप अपने बुक में देखना। सबसे पहले ये बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के कारण न्याय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तारीख या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत छोड़ने का आदेश देती है। ये भाई रिट्स है कि भारत में अगर इतने सारे कानून है, इतने सारे लिखित कानून है तो 5 रिट्स भी दिए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया है, मैंडेमस दिया है। इन सबों में बोला क्या, अगर आप किसी बंदी को अरेस्ट करते हो तो उसे विद इन 48 आवर्स के अंदर में कोर्ट में पेश करना है। अगर वहां पे नहीं पेश किया तो आप अपने अकॉर्डिंग आप सारी चीज जजमेंट नहीं ले सकते। इसीलिए किसी को अरेस्ट किया जाता है तो 48 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेशी करना जरूरी है। वहां पे जज देखेगा क्या भाई ये सच में मतलब कि विक्टिम है या नहीं है, जब भी वहां से सारा फैसला आता है। कई पुलिस वाले होते दुश्मनी से भाई उठा के लेता, भाई तोड़ रहे 2-4-5 दिन तक, ऐसा नहीं होता। तो वो भाई सिर्फ 48 घंटे के अंदर उसे किसी भी कंडीशन में कोर्ट में पेश करना पड़ता है। ये हमारे बंदी
में इसे बोला गया है रिट्स, ठीक है। उसके बाद आपके सामने आता है परामर्श। क्या होता है परामर्श? इस आदेश को जब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, इसका कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। परामर्श मेरे भाई, अगर सपोज करो परामर्श में ये होता है कि अगर आपने एफआईआर दिखवाने गए और आपका एफआईआर लिखने से जो पुलिस वाला है मना कर रहा है, तो सीधा सीधा आप कोर्ट भी जा सकते हो और कोर्ट वहां से परामर्श उस पूरे पुलिस स्टेशन को भेजेगा, अब पुलिस कंप्लीट सस्पेंड हो जाएगा। ये हमारे को भारत के संविधान में लिखित में ये सारी चीजें दी गई है। अब सोचो उस समय के लोग कितने इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे कि ऐसी सारी चीजें सोच के गए, समझे। तो नेक्स्ट पॉइंट पर अब आगे आते हैं जो हमारे पास अगला है हमारे पास निरपेक्ष आदेश। क्या है निरपेक्ष आदेश? जब एक निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने के किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, जो ऊपर की अदालतें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निरपेक्ष आदेश जारी करता है। मेरे भाई क्या होता है कि सपोज करो छोटे मोटे कोर्ट है, वहां पे कोई पैसा वैसा खिला के अपने केस जीत लेता है, बट वहां पे लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, वो पर्सन कहां पहुंचता है, हाई कोर्ट पहुंचता है या सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो वहां से जज लोअर कोर्ट को ये भेजता है कि मेरे भाई निरपेक्ष आदेश, आपने जो काम किया है ना उसकी पूरी फाइल हमें भेजो, हम इसे द्वारा से देखेंगे, समझे। अधिकार परीक्षा, जब किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर नियुक्त किया दिया जाता है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा उसे पेश करता है। कहने का मतलब क्या होता है, अगर सपोज करो आप ना गवर्नमेंट जॉब लेने चाहते हो, है ना भाई, आपने क्या होता किसी को पैसा खिला दिया, आप गवर्नमेंट जॉब में लग गए, बाद में जब जांच होगी तो लेकिन वो पता चला कि आप भाई उसके लिए लायक ही नहीं है, आपने कोई एग्जाम ही नहीं दिया, आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ, तो वहां पे आप इसके थ्रू आप बाहर को निकाले जाओगे और जितने भी सैलरी आज तक मिली है वो तो मिले देना ही देना होगा। उसके बाद पता नहीं भाई क्या क्या कांड हो जाएगी, तो वो सारी चीजें समझे। तो ये आपके रिट्स है। उसके आगे देखो उत्प्रेरण रिट्स, जब कोई निचली अदालत द्वारा सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य किया जाता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को लेकर उत्प्रेरणा द्वारा उसे ऊपर अदालत अधिकारों को हस्तांतरित कर देता है। अगर मान लो निचली अदालत से कोई संतुष्ट नहीं है तो उसे ऊंची अदालत में उसे भेजा जा सकता है, समझे। उसके बाद आपके सामने आ गया ये कंप्लीट आपके सामने दिख रहा होगा मेरे भाई। देखो क्या है आपके सामने सारा कंडीशंस है, भारत के संविधान दिख रहा है, आपके भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है जिसे आप फंडामेंटल राइट्स कहते हो। ये मेरे भाई देख लो, आप जो लिखने का तरीका है ये अपना ही है। ये सारे क्या है ऑफलाइन में जितने बच्चों को पढ़ा है जो भी इंपॉर्टेंट हुए वो मैंने सोचा कि भाई आपको भी बताया जाए। क्लास 12 में भाई शुरुआत से आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, 97 तक आपके 110% होंगे, टेंशन ना लेना, बस सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, समझे। भारत के संविधान, और ये देखो सबसे पहले समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी होता है जो कि 14 से 18 आर्टिकल में होता है, जो अनुच्छेद हिंदी में कहते हो। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष संरक्षण, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, निरपेक्ष रोजगार में अवसर समानता, पदोन्नतियों और छुआछूत की संपत्ति, ये मेरे भाई आपके जो ये समानता का अधिकार में दिया गया है। तो मुझे ये बात बताओ यहाँ पे छुआछूत की समाप्ति जो था ये कौन से अनुच्छेद में है, मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है छुआछूत, अनटचेबिलिटी का, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो आप याद रखना समानता का अधिकार। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे समानता का अधिकार हो गया। फिर ये स्वतंत्रता का अधिकार, एक व्यक्ति स्वतंत्र भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्र दे सकता है। देखो भाई क्या कह रहे हैं, हमें भारत के संविधान में ये लिखा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आर्टिकल 1922 में, बट आपके ये नहीं कि जैसे अभी सुना है ना अपने ट्रेंड में चल रहा है इंडिया गॉट टैलेंट, ये इलाहाबादी, ये सब जो है फलाना गाना, इनको तो सूली पे चढ़ा दो भाई सबसे पहले कि स्वतंत्रता का अधिकार है मेरे भाई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ये माँ बहन के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। क्या आप लोग इस चीज से सहमत हो तो कमेंट करके बताना यस भैया, समझे। अगर आप सहमत हो, अगर आपको पता हो केस क्या है, तो ये भाषण है, स्वतंत्रता है आपको बोलने की, बट उल्टा सीधा नहीं, संपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने, स्वतंत्र संगठित होने की स्वतंत्रता में कहीं भी आप जाने की स्वतंत्रता है। आप अपनी संगठित ढंग से कहीं पे बैठ के बातचीत कर सकते हो, एक कमेटी बना सकते हो। मान लो हमारी पूरी टीम है, हम टीम बैठ के पीपीटी सारी चीज तैयार करते, कंडीशन और डिस्कशन करते, ये सब ठीक है। अब यहाँ पे गाली गलौज करेंगे, ये हमारा संविधान का अधिकार नहीं देता, ये स्वतंत्रता का अधिकार हनन है, अधिकार नहीं है, जो कि 1922 में है, समझे। भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता, आप कहीं पे भी जा सकते हो। मान लो कोई है, मान लो कोई भी इंडिया में नॉर्थ इंडिया में रहता है, मान लो उसकी गर्लफ्रेंड साउथ इंडिया में रहती है, तो भाई वहां जा सकती है, समझ रहे हो, जा सकते हो, समझे नहीं। कोई मान लो वेस्ट में रहता है तो ईस्ट में जा सकता है, कोई सिक्किम में रहता है तो भाई गुजरात भी आ सकता है, समझ रहे हो बात को। वैसे तो आप लोग दिल्ली वाले हो भाई, दिल्ली हम बहुत ज्यादा रंगीन होता है। कोई भी पेश चुनने व्यापार करने की स्वतंत्रता है, जीवन, अब व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अब देखो व्यापार करने चुनने स्वतंत्रता है, लेकिन अब कोई उल्टा सीधा व्यापार, अब 50 चरस का कोई धंधा करने लगा तो भाई हमारे संविधान में लिखा गया, अरे बाबले संविधान में थोड़ी लिखा गया कि चरस का धंधा
शुरू कर दूं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता इसका मतलब थोड़ी कि मां बहन की यहाँ चीजें बोलने लग जाओ। जो अभी आप इंडिया को टैलेंट में देख रहे हो, संविधान ने अधिकार दिया है, बट ये अधिकार नहीं दिया, पॉजिटिव राइट्स दिया आपको। जीवन की रक्षा और दैनिक स्वतंत्रता अधिकार व्यक्त किया गया है, समझे मेरे भाई, ये हमारे संविधान में लिखा गया है दोस्त। उसके बाद में आपके सामने है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 है। ये आस्था और प्रार्थना की धार्मिक मामलों पर खास तरह के संस्थाओं, धार्मिक निर्देश स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है, तो कुंभ में तो भाई धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई भी जा सकता है भाई, उसे रोका नहीं जा सकता। ये सारी चीजें समझे दोस्त। आगे देखो, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आ सकता है। बदवा मजदूरी पर रोक, जोखिम करने वाले बच्चों की मजदूरी कराने पर रोक, जो कि 23 से 24 में आप किसी को भी, जैसे कि मान लो कोई बच्चा, आप भाई आपने कहा कि भाई मैं अभी तो 13 साल का हूं भाई, आप मैं काम करवा लेता हूँ, किसी को होटल पर लगवा देता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन होता है। फिर अल्पसंख्यक सामूहिक अधिकार है, शैक्षिक अधिकार 29 से 30 में है। जो अल्पसंख्यक होता है, जिसकी कम संख्या भारत में, सांस्कृतिक संरक्षण अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था प्रदान करने का अधिकार है। जैसे मान लो कोई जैन वाला है, क्या है? जैन धर्म के, जो जैन धर्म वाले हैं वो जान लो, उसमें दो होते हैं, स्वयंवर होता है, दिगंबर होता है। स्वयंवर वाला क्या होता है? कंप्लीट व्हाइट कपड़ों में होता है। दिगंबर क्या होता है? थोड़े से मतलब नेक्ड होता है, तो वो भी पढ़ने का अधिकार है, लेकिन उनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनके लिए इंस्टीट्यूट अलग होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं मेरे भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो सारा चीज आया यहाँ पे, आप यहाँ पे 14 से यहाँ 32 तक आते हो, लेकिन 31 जो स्किप है, यही आपके यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है। और ये जो 32 है आपके, 32 से 35 में, ये आपके संविधान उपचार की बात करता है, जिसमें मौलिक अधिकारों को लागू करने वाले न्याय जाने का अधिकार है, समझे भाई। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहते हैं, उपचार भी कहते हैं, जो भारत के जो संविधान हमारे 32 में बोला गया है, समझे मेरे भाई। तो ये सारी चीजें हो जाती है। फिर आपके सामने यहाँ पे अगला जो है राजनीतिक सिद्धांत की क्या अभिप्राय है, एक क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि राजनीतिक सिद्धांत क्या करें, राजनीतिक सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है, ये पॉइंट पूछा है। सर्वप्रथम यूनानियों ने राजनीतिक सिद्धांत का आविष्कार किया और ऑर्नेल बेस्ट के शब्दों के सिद्धांत अंतर्गत किसी भी विषय में संबंध में एक लेखक की संपूर्ण सोच या समझ शामिल रहती है। इसे तथ्य वर्णन, विश्लेषण, व्याख्या सहित व्याख्या, इतिहास के प्रति दृष्टिकोण, उसकी समानताएं व लक्ष्य शामिल है। इसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। ये मेरे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बता रहा है, क्यों जरूरी है, समझे। तो एक बार देख लेना इसको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आप इसे इंपॉर्टेंट बोलो उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल बन सकता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन करा मौलिक अधिकारों के एवं राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के मध्य कोई 4 अंतर बताएं। पहला करा यहाँ पे राज्य के नितांत 4 अंतर कौन कौन सा है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना। पहला जो अंतर है, यह मौलिक अधिकार नकारात्मक है, जो मौलिक अधिकार है नकारात्मक है और निर्देश सिद्धांत सकारात्मक है। मौलिक अधिकारों में राज्य के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और उस अधिकारों के विरुद्ध आचरण न करने के आदेश दिए गए हैं, परंतु निर्देश सिद्धांतों द्वारा राज्य को सकारात्मक रूप में कार्य करने का आदेश दिए गए हैं। मतलब राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में जब तक कोई भी आप स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट की बातें वो रखेगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अप्रूवल नहीं करती, लेकिन उनके भी कुछ अपने खुद के राइट्स होते हैं। मौलिक अधिकार नागरिक व व्यक्तियों को दिए गए हैं, राज्य को नहीं। ये क्या है? राज्य को नहीं, परंतु निर्देश सिद्धांतों द्वारा राज्य को कुछ कार्य करने का आदेश दिए गए हैं, व्यक्ति या नागरिक को नहीं, समझे। मतलब सरकार, इसलिए कहते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। जैसे मान लो बिहार सरकार है, यूपी सरकार है, ठीक है भाई। एक क्या था? दिल्ली सरकार, दिल्ली तो गवर्नमेंट सेंट्रल हो गया। उसी तरीके की चीजें ये आपके राज्य नीति निर्देश सिद्धांत के अंदर में आता है। मौलिक अधिकार पर बहुत सी सीमाएं हैं और लगाई जा सकती है, परंतु निर्देश सिद्धांतों पर कोई सीमा नहीं है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है और पीछे राज्यों की शक्ति और नागरिक को लागू करने के लिए न्याय द्वारा खटखटा सकते हैं, परंतु निर्देश सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है, इन्हें न्यायालयों के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो ये मौलिक अधिकार नकारात्मक है, याद रखना। जो हमारे पास निर्देश सिद्धांत है वो आपके क्या है? सकारात्मक है। इस पॉइंट पर बात की गई है। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है निवारक नजरबंदी। क्या भाई? नजरबंदी है और दूसरा मत समझ लेना आपका क्या तत्पर है। निवारक नजरबंदी प्रिवेंशन डिटेंशन होता है कि मतलब आपको किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हो, समझे मेरे भाई। कह रहा है वैसे तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, इसके अंदर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी नहीं बनाया जा सकता। अरे बंदी मतलब समझ रहे हो, बंदी मतलब किसी को डिटेन नहीं किया
सकता, मतलब अपने डायरी में नहीं दे सकते पूछताछ के लिए। बंदी बनाए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताया जाना आवश्यक है। 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट को आज्ञा के बिना उसे बंदी नहीं रखा जा सकता, परंतु राज्य की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा हेतु निवारक निर्बंधी कानून बनाया जा सकता है। अगर आपको माना बिना किसी जुर्म में आपको नहीं पकड़ सकता, लेकिन अगर लग रहा है कि राज्य के लिए आप भाई बहुत ज्यादा क्रिमिनल हो या कुछ आप पे आरोप है, तो वो आपको ले सकते हैं, आपको उसी को नजरबंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसके अंदर किसी व्यक्ति को यदि राज्य की सुरक्षा या शांति व्यवस्था को हित में देखते हुए उसका नजरी किया जा सकता है, अब बंदी गृह में रखा जा सकता है। इसे समझा आगे, समझे मेरे भाई दोस्त है इसके, क्योंकि ये सारी चीजें आपके समझ आ जाना चाहिए, समझे। उसके बाद आपको एक टॉपिक ये तैयार करना है, राज्य के नीति निर्देश तत्व क्या है। एक तो ये टॉपिक तैयार कर लो, नीति निर्देश तत्व क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें आपको समझ आ जाना चाहिए, तो ये टॉपिक आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, समझे। उसके बाद आप आ जाओ आगे, स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव। देखो अगला आपके पास जो टॉपिक है ये है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसे जितना इंपॉर्टेंट समझो उतना ही भाई कम पड़ जाएगा, क्योंकि पेपर हर बार यहाँ से बनता ही बनता है। मैं लास्ट ईयर का भी पेपर दिखाता हूँ आपको, लास्ट ईयर भी पेपर यहाँ से बना हुआ है। जस्ट मेरे भाई अभी भी लाइक नहीं किया मेरे भाई, कर दो फटाफट से। है कौन सा हमारे पास? ये आपके सार्वभौमिक मताधिकार। तो अभी आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चंस, लास्ट ईयर भी आपके पास आया हुआ है। सार्वभौमिक मताधिकार का क्या क्वेश्चंस है, संविधान में चुनाव सुनिश्चित। देखो भाई आपके सामने जो क्वेश्चंस आया है, इसके बाद आपके पास देखो संविधान में स्वतंत्र निरपेक्ष चुनाव सुनिश्चित, एक ये स्वतंत्र और ये देखो ये जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस लास्ट ईयर आपके सामने जो था, लास्ट ईयर ये स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव आया है, जो आप यहाँ स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव आया हुआ है। इस बार तो ये आया था, बट इस बार आप ये करके जाओ, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा, समझे दोस्त। तो ये सारी चीजें हो गई आपके सामने, तो आगे की ओर देखते जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अभी आप बस पूरा देख लो, आपके सारा काम सेट हो जाएगा, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आपके सामने जो है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसे कर लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, सर्वाधिक वोट पाने वाले जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव की व्यवस्था। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट हर बार आता है, चाहे किसी भी शिफ्ट में, आपके शिफ्ट में उसके शिफ्ट में आएगा ही आएगा। तो दोस्त फटाफट से सुनते हैं इसका आंसर। संपूर्ण देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र जिला कहते हैं। आप जैसे जानते हो कि आपके एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, अलग अलग एरिया का होते हैं। चुनाव क्या निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। राजनीतिक पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में प्राप्त हो सकती है, और विजय प्रत्याशी को जरूरत नहीं कि उसे वोटों का बहुमत हो 50+1 मिले। अगर मान लो कहीं पे, अगर मान लो भारत में, मतलब कि यहाँ पे मान लो कि 70 सीट थी, क्या थी 70 थी दिल्ली में, तो भाई 35+1 और मिल जाता तो ये वैसे जीत जाता। लेकिन आप जानते हो बीजेपी को भाई कितनी सीट आई है, क्या आप लोग कमेंट कर सकते हो। देखो भाई कह रहा है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, जैसे भारत और जो हो गया और यूनाइटेड किंगडम हो गया, वहां पे ये वाला रूल चलता है, जिसको ज्यादा वोट मिलती है वही जीतता है। अगला, समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचित क्षेत्र मान लिया जाता है। संपूर्ण देश एक निर्वाचित क्षेत्र गिना जाता है। निर्वाचन क्षेत्र अनेक प्रतिनिधित्व कर दिया जाता है। और मतदाता राजनीतिक पार्टी को वोट देता है, और राजनीतिक पार्टी को प्राप्त अनुपात की विधायिका में सीटें हासिल होती है। विजय प्रतिशत वोटों को बहुमत प्राप्त होता है। और आपके इजराइल और नीदरलैंड में ये सिस्टम है, एक नंबर में भी आ सकता है, जैसे आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक भाई। तो इतना आपको टेंशन नहीं लेनी। फिर आपके पास आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भाई आप सीबीएसई के या किसी भी बोर्ड में जाओगे, चाहे बिहार वाले किसी बोर्ड में जाओगे, ये भाई फिक्स है। भारत का लोकतंत्र अब अनगढ़ फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम, क्या रहा है, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या आप इस कथन सहमत हैं मेरे भाई? आप बताओ। अगर आप ये चीज देखोगे, पहले मतलब कि ज्यादा वोटों पे जीतने वाली की संख्या, या एक बड़ा राज्य को, मतलब छोटे छोटे बड़े एरिया को मिला के वहां से एक अकेला प्रतिनिधि को चुनना कौन सा बेहतर होगा, आपके सामने आंसर दिया हुआ है। भारत के संविधान बनाने समय भारत की परिस्थितियों को देखते हुए भारत के चुनाव में फर्स्ट पास द पोस्ट अर्थात सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली अपनाया गया था। सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा और विधानसभा परिषद सदस्यों के निर्वाचन में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया था। तो ये पॉइंट याद रखना कि यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू में, याद रखना। पूरा तो हमारा फर्स्ट पोस्ट पास सिस्टम पे था, बट लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों को निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर
अपनाया गया था। उस समय सर्वाधिक मत जीत वाली प्रणाली को अपनाने से एक दल वर्चस्व रहा, जिसके साथ अनेक छोटे दल भी उभर कर आए। 1989 में कह रहा है यहाँ पे भारत में बहुदलीय संगठन की कार्य प्रणाली प्रचलन में आई। कब आई भाई? जो भारत में, याद रखना ये वाले कब थे, बहुदलीय गठबंधन आए थे 1989 में। ध्यान से सुनते जाना एक एक पॉइंट को। कह रहा है यद्यपि सर्वाधिक मत जीत प्रणाली का अपनाए कारण इसके सरल प्रणाली होने के साथ साथ इस बात की संभावना को भी ध्यान में रखा गया था कि समानुपातिक प्रणाली में किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई आ सकती है, पर जबकि एफपीपीटी ये आपके प्रणाली से हम क्या कर सकते हैं, भारत में गठबंधन सरकार बनाने में अनिवार्य हो गया। इसके साथ साथ में अगर मान लो समानुपातिक में कंप्लीट एक एरिया से कंप्लीट वोट नहीं मिला, कोई जीता नहीं, टक्कर हो गई, तो क्या होगा, इसीलिए इन्होंने एफपीटीपी रखा, मतलब फर्स्ट पास सिस्टम में, कि भैया ऐसा है छोटे छोटे एरिया से जीतेंगे, अगर 51% नहीं हुआ तो दूसरे पार्टी के साथ हम कोलैबोरेशन बना सकते हैं, क्योंकि बहुत मल्टीपल पार्टी बहुत संगठित तरीके से जीतती है। तो ये सब चीजें होने के बाद आप सामने देख सकते हो कि 1984 में आम चुनाव के समय लोकसभा में कांग्रेस 48% मत प्राप्त करके 415 सीटें प्राप्त की थी, जबकि भाजपा 24% मत प्राप्त किए और केवल 2 सीटें प्राप्त की। इस प्रकार प्रणाली में जहां मतों के अनुपात में सीटें उपलब्ध नहीं होती, वहीं एक अत्यधिक विचारणीय प्रश्न है कि निर्वाचन क्षेत्र में कोई उम्मीदवार होने के कारण विजय उम्मीदवार यदि 30% मत प्राप्त करता है तो 70% मत होने वाले और हारने वाले उम्मीदवारों में बढ़ जाए। इस प्रकार विजय उम्मीदवार द्वारा जनता प्रतिनिधित्व करता है। मतलब सीधी बात है फर्स्ट पास सिस्टम में कि भाई सबसे ज्यादा छोटे छोटे एरिया को मिला के जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा, वो पार्टी आगे जीतेगी। तो ये है, और कुछ ज्यादा इसमें सिरदर्दी नहीं है। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, फिर भाई ध्यान सुनना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि लोकतंत्र में निर्वाचन का क्या महत्व है। आप जानते हैं लोकतंत्र में निर्वाचन का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि जब तक निर्वाचन नहीं होगा, जब तक आयोग नहीं होगा, जब तक इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, तो वो देश लोकतंत्र नहीं कहला सकता। देखो लोकतंत्र में निर्वाचन का महत्व है, लोकतंत्र में निर्वाचनों का बड़ा महत्व स्थान है। जब आज लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, जनता को अपने निर्वाचन प्रतिनिधि द्वारा ही शासन में भाग लेती है और अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। आज के राष्ट्र राज्यों में निर्वाचन अतिरिक्त कोई उपाय नहीं जिसके माध्यम से जनता शासन में भाग ले और निर्वाचन लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी मिलती रहती है। तो ये पॉइंट बता रहा है, आप इसकी पूरी आप आंसर लिख सकते हो, समझे भाई। उसके बाद भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में देखो, जो भारतीय निर्वाचन व्यवस्था होती है इसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है और किस तरीके से सुधार कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होती है कि कभी कहता है ईवीएम हैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस चीज को कैसे आप सुधार सकते हो, समझे। तो पहला पॉइंट कह रहा है धन के खर्च पर रोक लगाई जाए, जिससे ज्यादा धन खर्च होता है कि शराब बंटवा देते हैं, ये सब कर देते हैं। सत्ता दल द्वारा सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग ना करे। फिर चुनाव में धमकी धीगा मस्ती को रोका जा सके, मतलब धीगा मस्ती मतलब गलत चीजों को, मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य किया जाए, समझे मेरे भाई। तो ये सारी चीजें जो आप यहाँ पे आना चाहिए। अनुपातिक प्रतिनिधि के आपका क्या तात्पर्य है, अनुपातिक की इसके डेफिनेशंस पढ़ लेना, आप अच्छी तरीके से आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, एक तो ये हो गया एक अच्छी निर्वाचन प्रणाली, कोई दो बातें ये आप बताएं। चलो अब एक बार पढ़ते हैं, यहाँ पे आपके सामने अनुच्छेद 24A में बोला जाता है, 24A में बोला गया है, इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन के लिए तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों को संचालन अधिगम निरीक्षण नियंत्रण एक आयोग निहित होगा, जिसे इस संविधान का निर्वाचन आयोग कहा गया है। वो आपके आर्टिकल अनुच्छेद 324 में कहा गया है, समझे दोस्त। उसकी तरह से अब आगे आते हैं, क्योंकि सारा खेल इन्हीं का है। ये सारी 4 पार्टी होती है, इसमें 4 बड़े बड़े लोग होते हैं, जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट चीज देखा गया है कि 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। मतलब कि पहले जो होता था निर्वाचन आयोग जब तक सिंगल गवर्नमेंट चल रही थी, तो 1999 तक आपके एक निर्वाचन थे। बट 1989 के आम चुनाव के ठीक पहले 2 निर्वाचन आयुक्तों का नियुक्त कर इसे बहु सदस्य बना दिया गया, परंतु चुनाव के बाद उसे फिर एक सदस्य बना दिया गया। 1993 में फिर से 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई और निर्वाचन आयोग बहुत सदस्य हो गया, तब से बहुत सदस्य निर्वाचन ही बना। तो 1 नंबर का एमसीक्यू में आ सकता है 1993 में से, समझे, पहले एक ही था। और एक नंबर का क्वेश्चन में आप ये समझो यहाँ पे कि जो निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त कार्यकाल भी हो और उन्हें 6 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष के आयु तक जो पहले थे उसके नियुक्त किया जा सकता है, चाहे वो 6 वर्ष का हो जाना चाहिए या 65 वर्ष, अगर इससे पहले हो आप उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, कभी कोई पूछ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में वयस्क मताधिकार पर एक टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन अडल्ट फ्रेंचाइजीज इंडिया। क्वेश्चन है भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था हो। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे भारत में 1950
1950 से 50 संविधान लागू होने के साथ ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, अम्ल प्रतिनिधि सभाओं को चुनने का एक वयस्क मताधिकार अपनाया गया। संविधान की धारा 326 में कहा गया है कि लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी और कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है कम से कम 18 वर्ष की आयु तथा संविधान के विधान पालिका द्वारा पारित की विधि के अधीन निवास, चित्रवृत्ति, अपराध या भ्रष्ट अवैध चरण के आधार पर आयोग नहीं है। ऐसे निर्वाचन के लिए मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड होने का अधिकारी होगा। संविधान में मौलिक रूप से मतदाता होने के 21 वर्ष की आयु सुनिश्चित की गई थी, परंतु 1989 में इसे हटा के 18 वर्ष कर दिया गया था और भारत के प्रत्येक नागरिक को 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी धर्म, जात, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, वंश आदि किसी भी आदि के आधार पर बने भेदभाव के बिना मताधिकार प्रदान किया गया था। और इसका अर्थ यह है कि मताधिकार की किसी भी शैक्षिक योग्यता, संपत्ति, आर्थिक स्थिति योग्य मतदाता के लिए सुनिश्चित नहीं है। ये नहीं कि भाई आप अमीर हो, पढ़े लिखे हो जब भी वोट दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे। तो क्वेश्चन था भारत में मतदाताओं के लिए योग्य क्या थी। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, मतदाता सूची तैयार की जैसे 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो, वह निम्नलिखित अज्ञाताओं न रखता हो, वह पागल ना हो। पागल हो तो पता चल जाकर पूरे ईवीएम को ही पूरा मतलब कि सारा बटन दबा दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई, समझे। फिर अगला रहा वह किसी गंभीर अपराध या भ्रष्ट अपराध अवैध में ना हो। फिर भारत में वयस्क मताधिकार का उद्देश्य क्या था। अब सबसे पहले देखो ये उद्देश्य क्या था, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज है। भारत में वयस्क मताधिकार का उद्देश्य, क्योंकि देखो भारत इतना वास्ट कंट्री है, इसमें हमेशा एक जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है मेरे भाई, वो हमेशा यंगस्टर के द्वारा चुना जाता है, क्योंकि अभी आने वाला देश का भविष्य क्या है, यो यंगस्टर जैसे आप लोग हैं वो सारे हैं। तो भारत में संविधान निर्माताओं की आरंभ से ही वयस्क मताधिकार को लागू किया गया। भारत में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था के आदेश तथा महत्व निम्नलिखित है। पहला क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। वयस्क मताधिकार व्यवस्था ही शासन व्यवस्था को जनता की और जनता के द्वारा सरकार के रूप में लागू करती है, क्योंकि इसे समस्त जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार हो सकती है। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र की व्यवहारिक तथा वास्तविक संचालन के आवश्यक है। वयस्क मताधिकार व्यवस्था सरकार को उत्तरदायी तथा जनमत के प्रति संजग बनाता है और राजनीतिक प्रक्रिया में लोक सहभागिता की प्राप्ति अधिकतम मात्रा में वयस्क मताधिकार होता है, समझे मेरे भाई, जो 18 साल से ऊपर होते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आपको सही तरीके से पढ़ लेना और यहाँ से पेपर आपके बनेगा ही बनेगा, समझे। फिर आपके सामने आता है क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली की 5 विशेषता। क्या आता है भाई, यहाँ पे संसदीय प्रणाली, याद रखना संसदीय प्रणाली की 5 प्रमुख विशेषता, ये आपके पेपर में आएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ध्यान से। राज्य का अध्यक्ष नामांतर की कार्यपालिका, संसदीय शासन प्रणाली में राज्य का अध्यक्ष नामांतर की कार्यपालिका होता है। कानून की दृष्टि से उसे सब कार्यपालिका जो कार्यपालिका शक्तियां मिली हुई होती है, परंतु उनका वास्तव में प्रत्येक नहीं प्राप्त नहीं होता। संसदीय प्रशासन प्रणाली में मंत्रिमंडल वास्तविकता कार्यपालिका होती है। ये आपके संसद का मेन फीचर्स हो गया। कार्यपालिका कानून बनाती है, विधान पालिका घनिष्ठ संबंध संसदीय शासन प्रणाली में रहते, क्योंकि ये क्या होता है, ये विधान पालिका जो विधान का होता है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है। सरकार विधान पालिका प्रति उत्तरदायी संसदीय शासन प्रणाली है। ये सारी चीजें आपके सामने संसद से रिलेटेड है। ये लास्ट ईयर भी संसद से क्वेश्चंस बने थे, समझे भाई। फिर एक बार आपके वैसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि आपके पीजी लेवल पे क्वेश्चन बनता है, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका को बहुत अधिक दिए गए कार्यपालिका को नियंत्रित करना इतना जरूरी क्यों है। आप जानते हो जो आपकी ये विधायिका है, ये विधायिका क्या है, कानून बनाती है। क्या होता है दोस्त, ये कानून बनाती है और ये जो है आपके लागू करती है। जब ये कानून नहीं बनाएगी तो ये कैसे लागू कर सकती है, उस पर आपके कंप्लीट होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। 12वीं से प्रॉमिस है भाई, 12वीं से 110% आपको एक क्लास मिलेगी और भाई 97 का रिकॉर्ड आप तोड़ के आओगे, क्योंकि अभी तक का 97 ऑफलाइन का रिकॉर्ड रहा है, इस बार भी देखना टूट सकता है 97 का रिकॉर्ड। पर देखते हैं मेरे भाई क्या होता है। आपके सामने कार्यपालिका, अब देखो जापान में हम संसदीय शासन प्रणाली, जर्मनी में एक संसद, देखो संसदीय, अभी आगे देखते हैं। आपके सामने ये जो आपके सामने दे रहा हूं, यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। कार्यपालिका का प्रकार क्या है, तो मेरे भाई ध्यान सुनना। कार्य प्रकार, ये सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, एक व्यक्ति नेतृत्व, एक व्यक्ति होता है, ये अध्यात्मक होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और सरकार भी प्रमुख वही होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, इसे औपचारिक शासन प्रणाली कहते हैं। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपके एकल आ गया। जो सामूहिक होते हैं इसमें 2 बढ़ता है, एक तो संसदीय बढ़ता है, एक आपके अध्यात्मक बढ़ता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं।
देखो, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, मतलब जिस देश में वहां पे राष्ट्रपति नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री होता है, बट हमारे वहां पे क्या भाई दोनों होता है, समझे। तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं, अर्ध अध्यात्मक को याद रखना, यहाँ क्वेश्चन बनेगा। यहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, देश का प्रमुख इनसे कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई हो सकता है, जैसे राजा, संवैधानिक राजतंत्र, राष्ट्रपति, संसदीय गणतंत्र। ये इसलिए मतलब कि आपके पास हमारे पास क्या है, ये राजा होता है कि उस देश का सीधा सीधा राजा ही मालिक है, और राष्ट्रपति मतलब संसद प्रणाली। जैसे हम है, देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, जो राष्ट्र पहला व्यक्ति होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, समझे, प्रमुख होता है, और ये देश का प्रमुख होता है, ये सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जैसे इंडिया है। तो आपके ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। डाउट क्लियर हो रहा है मेरे भाई? लाइक करते जाना, अपने दोस्त यार में सब्सक्राइब करवा दो, भेज दो इधर उधर, जैसे कि सबको सारी चीजें समझ आ जाए। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा की शक्तियां क्या होती है और राज्यसभा की शक्ति क्या होती है। तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पे कि जो आपके सामने लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति क्या होती है, इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले लो तो आपका काम हो जाएगा, समझे मेरे भाई। तो चलो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन कि लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियां। लोकसभा कह रहा है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाती है और निर्माण विधायकों और सामान्य विधायकों को प्रस्तुत पारित करती है। सरकार के कर मतलब टैक्स, प्रस्ताव, बजट और वार्षिक वस्तुओं की व्यक्त करता है। प्रश्न पूछकर पूरक प्रश्न पूछकर भाई ध्यान रखना, यहाँ वास्तविक लाकर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रण करती है, संविधान संशोधन करती है लोकसभा मेरे भाई। तो आप मुझे ये बताओ, संविधान संशोधन है ये कौन से अनुच्छेद में है मेरे भाई? ये कभी कभी आपके अनुच्छेद पूछ देता है, तो मुझे एक बार आप लोग ये अनुच्छेद भी बताना, ठीक है। संविधान में अनुच्छेद करती है, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है, आप जानते हो जो राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है, और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, समिति और आयोग का गठन करती है और उसके प्रतिबद्धता विचार करती है। ये आपकी लोकसभा की शक्तियां होती है। राज्यसभा की शक्ति में आप देख सकते हो, राज्यसभा की शक्ति क्या होती है, सामान्य विधायकों पर विचार विमर्श कर पारित करती है, धन विधायक को संशोधन प्रस्तुत करती है। ये आपके धन विधायक है, ठीक है, क्या ये धन विधायक है। यहाँ पे आपके बजट है, क्या है बजट है, और वार्षिक वित्तीय आय। कभी कभी इसमें कंफ्यूज मत होना, बजट और वार्षिक वित्त जो होता है ये आपकी लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा में आपके धन विधायक संशोधित किया जाता है। संवैधानिक संसाधनों को पारित करती है, प्रश्न पूछकर तथा संकल्प तथा प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते तथा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति के हटने पर प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही जा सकता है। यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। क्योंकि 3 हमारे पास है, अभी आपके बता दे तो कौन से में कितने कितने हैं, ये हो गया। फिर आपके सामने क्वेश्चन आता है ये, तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या है आपके सामने, द्विसदनात्मक प्रणाली, द्विसदनात्मक और एकल सदनात्मक प्रणाली में क्या डिफरेंस है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप देख सकते हो उसे। देखो यहाँ कह रहा है द्विसदनात्मक प्रणाली में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और ऊपरी सदन। इसे आप अपर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, लोकसभा अपसभा। परंतु एक सदस्य प्रणाली में विधानमंडल का एक ही सदस्य होता है, जो सदन या लोकप्रिय सदन होता है। द्विसदनात्मक प्रणाली में एक सदन के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिसे निम्न सदन लोकप्रिय कहते हैं, और दूसरे सदन में कोई भी नियम सुनिश्चित नहीं है, वे वंशानुगत की हो सकती है, आजीवन मनोनीत भी हो सकती है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो सकती है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित भी होती है, ठीक है। प्रणाली में जैसे आप राष्ट्रपति होते हैं, 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। जो राष्ट्रपति राज्यसभा होता है वहां पे 250 मेंबर होते हैं, और जो आपके लोकसभा होते हैं यहाँ 543 होते हैं, पहले 45 थे, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, समझे दोस्त। ये सब भी आप याद रखते जाओ। फिर आपके सामने यहाँ पे आएगा लोकसभा, जो आपके लोकसभा है, राज्यसभा, आपसे संबंधों की चर्चा करना है, क्या क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना भाई। देखो क्या है यहाँ पे, साधारण बिलों के संबंध में साधारण बिल किसी भी सदन में पेश हो सकती है, संसद के पास होने के बाद दूसरे सदन में जाता है। यदि किसी साधारण बिल पर दोनों सदनों में मतभेद हो, या एक सदन ने पास होने के बाद दूसरा सदन उस पर 6 महीने तक कोई कार्रवाई न करे, तो उसे रद्द कर दिया जाता है। तो याद रखना, जैसे कोई भी बिल पास होता है, मान लो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में नहीं गया, तो वहां पे ये सारी चीजें को 6 महीने के बाद रद्द किया जाता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, और संयुक्त बैठक में साधारण बहुमत से उसका निर्णय होता है। संयुक्त बैठक में लोकसभा को एक क्षणकार ही निर्णय लेना होता है। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। वित्त बिल के संबंध में, वित्त बिल केवल लोकसभा में ही पेश हो सकती है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा के पास होने के बावजूद राज्यसभा में उस पर विचार करती है। राज्यसभा चाहे उसे रद्द कर दे, चाहे संशोधित ना करे या ना करे, 14 दिन तक उस पर कोई कार्यवाही
न करे, सभी दशाओं में बिल दोनों सदनों के पास समझा जाता है और इस प्रकार राज्यसभा धन बिल को केवल 14 दिन पास होने पर रोक सकती है। मतलब क्या होता है कि अगर मान लो लोकसभा में कोई भी बिल पास हो गया तो भाई मतलब समझो धन विधेयक पास हो गया, उस पर राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक की स्ट्राइक लगा सकती है और 14 दिन तक ये इसका प्रेसिडेंट का भी होता है। याद रखना इस चीज का, ये दिन याद रखना, धन बिल राज्यसभा में धन बिल को रोका 14 दिन तक ही जाता है। इस पॉइंट को संविधान संशोधन के बिल संबंध में संविधान संशोधन करने वाले बिलों के दोनों सदन के समान अधिकार प्राप्त है। दोनों सदनों में आवश्यक बहुमत द्वारा पास होने पर ही संविधान संशोधन बिल संसद से पास समझा जाता है। दोनों संसदीय बैठक को प्रस्ताव करती है और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है राष्ट्रपति बहुत ज्यादा मैटर करता है, मतलब बहुमत मतलब वैल्यू रखता है, समझे। चलो, क्या दल बदल विरोधी कानून संसद में प्रतिनिधियों को स्वतंत्र आचरण प्रतिबंध है? आप जानते हो दल बदल जो है ये बहुत मामला खराब है, यहाँ से बहुत बार कानूनी क्वेश्चन आया है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, दल बदल वाला। ठीक भाई, 12वीं में आप इसे कंप्लीट पढ़ोगे। ठीक है, अगला आ जाओ, आपके पास क्वेश्चन है कि प्रश्नकाल से आप क्या समझते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं प्रश्नकाल से क्या समझते हैं। तो देखो, संसद के दोनों सदनों में दैनिक कामकाज का कार्यक्रम आरंभ होने से पहले 1 घंटा प्रश्नकाल के होते हैं, है ना भाई। और सुनिश्चित होता है कि संसद के सदस्यों को मंत्रियों के विभागों को संचालन, सरकार के बारे में तथा अन्य किसी प्रशासकीय गतिविधि जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। इसे हम प्रश्नकाल भी कहते हैं। इसमें शून्यकाल ये सब भी आता है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जो कि भारत के संविधान में इस चीज को लिखा गया है। भारत के संविधान आप जानते हो ये रहा, ये संघ सूची है, ये राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघ सूची में पहले 100 पहले ज्यादा थे, अब 100 है। कि प्रतिरक्षा हो गया, विदेश मामले हो गए, युद्ध शांति हो गया, बैंकिंग, रेलवे, डाकतार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेशी व्यापार, मुद्रा, इन सबों पे संघ सूची देखती है। राज्य सूची पे कृषि हो गया, पुलिस हो गया, ये सारी चीजें अपना काम करती है, समझे मेरे भाई। ठीक है, पीसीएस जो होता है, जैसे मान लो बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया। समवर्ती सूची में आपके 52 है, जिसपे शिक्षा के बारे में बात करता है। ये कुछ भी वन की बात करता है, सामने गोद लेना, अधिकारी को बात करता है। ये जो है इस पे केंद्र और राज्य दोनों विधायिका इन मामलों पे कानून बनाती है, याद रखना। यहाँ पे क्या रहा, आमतौर पर इन विषयों पर सिर्फ और सिर्फ प्रांतीय विधायिका कानून बनाती है, इस विषय पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट आने के चांसेस है भाई। ठीक है, अगला आपके सामने न्यायालय की बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय, जो आपकी सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा कैसे करती है, ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए कि जो कंप्लीटली न्याय है ये कहां से लिया हमने भाई अमेरिका से लिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय इसकी सर्वोच्च व्याख्या करता है, इसका रक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय के जज जब अपने पद की शपथ लेते हैं तो उसमें संविधान की रक्षा की प्रतिज्ञा करते हैं। संविधान कई धारा 132, 32, 131, 41 से 246 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की रक्षा की दायित्व प्राप्त है। मतलब जो होता है, जैसे मान लो आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो आप भाई न्यायालय जाओगे और न्यायालय में जाने के बाद क्या होगा, आप वहां पे अपना दलील रखोगे। अगर लगेगा कि भाई सर्वोच्च न्यायालय को आपके साथ गलत हुआ है तो वो इन सब चीजों को देखेगा, समझे भाई। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु ये कुछ कालीदेव स्वतंत्रता मांग करके दी थी। ठीक भाई, वामपंथी सरकार केंद्र, ये तो हाँ मुझे मालूम है। देखो कुछ पॉइंट्स आते थे, गुड मेरे भाई। अब जो है आपके सामने ये क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन ये है संविधान के सर्वाधिक संविधाओं में एक अनुच्छेद 356 है। 356 द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में तब तक लागू किया जाता है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन उस संविधान की उपलब्धियों में अनुसार नहीं चला जा सकता। परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और 6 महीने के अंदर में सिलेक्शन कराया जाता है। जैसे आप देख लो, राष्ट्रपति शासन के अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वे राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या घटित करने का अनुशंसा कर सके। है भाई, ये हो गया। फिर उसके बाद में आप सामने देख सकते हो यहाँ पे 1959 में केरल और 97 बाद में अनेक राज्यों में बहुत सी जांच के बिना ही राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए और तथा सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसले किए राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय संवैधानिक की जांच पड़ताल और न्यायालय द्वारा की जाती है। मतलब कोई भी राज्य है, अगर उस राज्य में मान लो कि एक सरकार गिर गई है, कुछ भी चीजें, तो वहां पे पर्सनल रूल लग सकता है, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया हो 356। कितना भाई, 356। वैसे आपको मैं और 3 चीजें बता देता हूँ, ध्यान से समझो। जो आपके पास आर्टिकल है यहाँ पे 356 है, यहाँ पे 352 है। ठीक है, ये आंतरिक लिए लगाया जाता है। 360 है जो कि आपके वित्त के लिए लागू किया जाता है, ये हमारे प्रेसिडेंट लागू करता है, याद रखना। 360 जो है वित्त अभी भी कभी भी नहीं लगा हुआ है, समझे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन।
क्वेश्चन, राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति के शासन, राष्ट्रपति शासन 356 में होता है, ये पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फिर आपके सामने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है कि 1992 के बाद संसद संविधान 73वें और यहाँ पे 74वें संशोधन पारित किया गया था 1992 में, जैसे आप पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हो। पंचायती राज व्यवस्था से आपके क्या आते हैं, यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है, तो आप इसे कंप्लीट पढ़ के जाओगे। कौन सा? 73वें 74वें संविधान संशोधन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? तो ये पॉइंट हो गया आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, ये आपके सामने देखो, ये जो है आपके सामने क्या है, 73वें संविधान संशोधन क्या है, तो ये 73वें संशोधन के पंचायती राज व्यवस्था में आए परिवर्तन की जानकारी देता है, इसे त्रिस्तरीय बनावट भी कहते हैं, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये ब्लॉक लेवल जो सारी चीजें होती है, फिर चुनाव कैसा होता है, इसका आरक्षण 6 महीने के अंदर में से हटा सकते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने, तो आप इसे 73 74 आप जल्द कंप्लीट पढ़ के जाओगे, समझे भाई? ये पॉइंट हो गया क्वेश्चन आपके सामने। फिर देखो यहाँ पे स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन क्या था, 73 74, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस आप इतना पढ़ लो। ठीक है, यहाँ सबके लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाएंगे। संविधान 73 संशोधन, ये आप जानते हो क्या है, ये पूरी स्क्रीनशॉट लेते जाना इसका। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर आगे आ जाओ, राज्य के वित्त आयोग। देखो अगला क्वेश्चन है, राज्य में जो वित्त आयोग होता है वो किस तरीके से काम करता है, राजस्व, मतलब राज्य भी अपना क्या करता है, बिल पास करता है, तो उनके पास क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज नहीं है, समझे? तो अगला 74वां संशोधन के बारे में पढ़ना है पूरे अच्छे तरीके से, कि इसे राज्य का दर्जा कब मिला था, ये नगर कब बना था, ये सारी चीजें आपके सामने है। ठीक है, संशोधन का कर्तव्य क्या था, ये तो हटाओ यहाँ से। फिर अगला देखो, कानून पंचायती राज व्यवस्था क्या संबंध है। देखो 73वें संविधान संशोधन जानते हो किसके लिए था, ये आपके ग्रामीण के लिए था। किसके लिए भाई? ग्रामीण के लिए था। और पंचायती राज व्यवस्था से क्या संबंध है, तो मतलब पंचायती राज के लिए कंप्लीट इस पे बात की गई है। 73वें संविधान संशोधन कानून पंचायती राज व्यवस्था से संबंध है। भारत में पंचायती व्यवस्था के सिर्फ और सुदृढ़ बनाने के लिए 73वें संविधान संशोधन कानून 1982 में बनाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पहला, सभी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी, जिला परिषद की व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, और इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष किया जाएगा और 6 महीने का अधिकतम निलंबित नहीं दिखा जा सकता। इसमें अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थानों को आरक्षित किया जाएगा, जो कि 1/3 होता है। स्त्रियों के लिए इन संस्थाओं में 1/3 आरक्षित किए जाने की व्यवस्था है और इनके द्वारा पंचायतों को प्रधानों को पदों पर अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए नियंत्रण हो। और इस कानून द्वारा प्रत्येक राज्य में एक चुनाव आयोग की व्यवस्था की जाएगी और पंचायत की शक्ति तथा आय में बढ़ोतरी के किए जाने की व्यवस्था की जाएगी और पंचायतों के सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था से इसके लिए 5 गांव में चुनाव दिया जैसे मुखिया बनता है, ये सब चीजें। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में आपके सामने आ गया संशोधन। क्या भाई, यहाँ पे संविधान में, ध्यान सुनना, संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी भी चीज को चेंज करते हो या उसमें कंप्लीटली कहते हैं उसे, मतलब कोई कानून नया लाना चाहते हो तो संशोधन करना हो गया, जो कि आर्टिकल 368 में बोला गया है। तो क्यों जरूरत पड़ती है, लेट्स सी देखते हैं मेरे भाई आंसर इसको। कह रहा है देखो, सबसे पहले देश संविधान का सर्वोच्च कानून और एक पवित्र लेख माना जाता है, जिसमें मात्र शासन व्यवस्था नागरिकों को अधिकारों का ही वर्णन नहीं होता, बल्कि राष्ट्र की अक्षांशों, आदर्श, उद्देश्यों पर वर्णन होता है, जिनकी प्राप्ति के लिए शासन व्यवस्था की रचना की जाती है। अतः समक्ष छोटी छोटी बातों पे क्षणिक आवेश में पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार विचार किए बिना छेड़छाड़ करना राष्ट्र हित के लिए नहीं समझा जाता। मतलब ये चीजें आप, मतलब जब कंप्लीटली उस पे सभी का बहुमति ना हो तो हम इन सब चीजों को छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक भाई, एक पॉइंट और देख लेना यहाँ पे, ये जो मार्क्स था, ये कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग समाज में असमताओं के भूत के बारे में बताया था, आप इसे समझ लेना एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलो। वही राजनीतिक समानता, ये सब तो हो गया। आर्थिक समानता, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निरपक्ष और क्या करें, निरपक्ष और न्यायपूर्ण वितरण को संयुक्त आधार पर सही ठहराया जा सकता है। रॉयल्स ने इसके तर्क में आगे बढ़े अज्ञानता की अवधारणा, आपने पहले भी डिस्कस किया, आपने अज्ञानता वाला, ये आप यहाँ से क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक भाई, थोड़ा सा पीपीटी इधर उधर हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं, आप सारी चीजों को समझ रहे हो अच्छे तरीके से, ये सारी चीजें आपके फेवर में है। तो आपके क्वेश्चन इसी तरह के बने जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, अगला है आपके सामने भारत में क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, भारत जो है, भारत जैसे एक समान नागरिकता देने वाले देश में भी लोकतांत्रिक नागरिकता एक पुनः स्थापित नहीं एक परियोजना है। नागरिक जुड़े उन मुद्दों पे चर्चा कीजिए। देखो एकल हो गया और दोहरी नागरिकता, ये दोनों के बारे में आप बात कर सकते हो। जैसे अमेरिका दोहरी नागरिकता पे काम करता है, और भारत जो एकल नागरिकता पे काम करता है। इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट मान लो यहाँ से।
ठीक है, ये पॉइंट समझो। जैसे कि मैं एक बार और समझा देता हूँ, कई कई क्या होता है बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है कि भाई एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता क्या है। एकल नागरिकता का मतलब हो गया जैसे भारत है, भारत के अंदर में क्या है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब अगर सपोज करो आप बिलोंग्स करते हो महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, तो आप किसी भी राज्य में जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भारत के नागरिक कहलाओगे। एक आधार कार्ड है, बट अमेरिका में आपको एक देश का आधार कार्ड होना चाहिए जो भी वहां का आइडेंटिफिकेशन होता है, और जहां मान लो वहां पे कहीं जा कैलिफोर्निया में रह रहे हो तो वहां का एक आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, मतलब आपकी दोहरी नागरिकता उसे कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में ये है। ठीक है, 12वीं में आ जाओ, फिर शुरुआत से पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक परंपरा कैसे देश बनाया जाता है। ठीक भाई, अगला शब्द में आते हैं। देखो भाई, अगला है आपके सामने, देखो कह रहा है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता। पश्चिम धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। जो पश्चिम में जो वेस्टर्न कल्चर था वो, और हमारे भारतीय कल्चर था वो, इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाता है। ये हो गया भाई। देखो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई, इतनी इतनी चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए। इसके बाद और भी जो चीजें हैं वो मैं आपको अभी बता दूंगा, क्या क्या चीज है क्या क्या चीज नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इतने सारे टॉपिक कर लोगे तो आपके पूरे पेपर बन जाएंगे। इसके बाद एक दो वीडियोस और आएगी, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, वो आपके राह पर तोड़ होगी। ये आपको एक कंसेप्ट के थोड़े से पता चलेगा, पेपर इतना भी कर लोगे तो सफिशिएंट आपके लिए। ठीक दोस्त, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। क्लास 12 में 90+ अपना जिम्मेदारी है, तो बस सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं कर प्लीज लाइक कर दो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।